हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रेप बी। सो अगर आपने ड्रॉप सॉल्व कर लिया है तो बहुत बढ़िया, आप सॉल्यूशन देख सकते हो। अगर नहीं किया है तो वीडियो पॉज करो एंड देन सॉल्यूशन देखो, सॉल्व करने के बाद मतलब। और अगर आप चाहते हो कि पहले से ही आप ये सॉल्व कर लो फिर सारे सॉल्यूशन देखो, तो आप सिंपली ग्रुप जॉइन कर लो। ग्रुप में ऑलरेडी पहले से ये ड्रॉप प्रोवाइड किया जाता है, तो आप पहले वहाँ सॉल्व कर लिया करो, फिर आके सॉल्यूशन दिया करो। सो आई होप यू गॉट इट। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन क्या है? इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एन एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x प्लस 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3m प्लस 2n। नाउ क्वेश्चन दिखने में गंदा है फंक्शन का, ऐसा लगता है, बट होता नहीं है। देखो, अगर मैं यहाँ दिमाग लगाऊँ इस पोर्शन पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एफ ऑफ एक्स आ गए, एफ ऑफ एक्स। नाउ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो मुझे गिवन है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है गिवन? एम एक्स प्लस एन। तो अगर मैं इसे रिप्लेस कर दूँ सिंपली, इसको अगर मैं यहाँ फर्दर सॉल्व करूँ, एफ ऑफ इस एक्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मुझे गिवन है, दैट इज एम एक्स प्लस एन। अभी मैं बाकी कुछ सॉल्व नहीं करूँगा, मैं इसे इग्नोर करता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है? और मैं इस पे फोकस करता हूँ। तो अगर मैं इसे इस तरह से कर लूँ सॉल्व, ये मेरा एक टर्म एक्स बन गया फिलहाल के लिए। अगर मान के चलो ये अगर मेरा एक्स है, तो यहाँ पे मैं एक्स से रिप्लेस कर सकता हूँ इसे, तो ये मेरा टर्म इस तरह से बन जाएगा, दैट इज एफ ऑफ एम। इन प्लेस ऑफ एक्स मैं इसे पूरा लिख दूंगा, दैट इज एम एक्स प्लस एन, एन प्लस एन। अगेन ये सारे टर्म अगर मैं एक्स मान लूँ, तो मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पे टर्म इस तरह से मिल जाएगा। अब देखो, हो सकता है आप इसे सॉल्व कर लो, ठीक है? तो मैं यहाँ पे अंदर में सॉल्व करना चाहूँगा इसे, एम टाइम ऑफ एक्स। अब मेरा एक्स क्या है? ये पूरा टर्म मेरा एक्स है, तो इसे मैं अगर सारे टर्म को मैं यहाँ लिखूँ, तो ये जब सॉल्व करने का कुछ इस तरह से बन जाएगा, एम स्क्वायर एक्स प्लस एम एन प्लस एन प्लस एन, दिस इज द टर्म जो ये वाला एन था एज इट इज अगेन। अब इसे आप अगर फर्दर सॉल्व करो, ओके, बिकॉज मैंने यहाँ तो ऑलरेडी एम एफ ऑफ ले लिया है, तो ये तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी नीड नहीं रहेंगे यहाँ पे। यू कैन सिंपली रिमूव दिस, ठीक है? फिर आपका बन जाएगा एम, और आप इसे भी रिमूव कर दो, कोई नीड नहीं है इसके। तो ये हो जाएगा आपका एम क्यूब एक्स प्लस एम स्क्वायर एन प्लस एम एन प्लस एन। आई होप आपको समझ में आ गया मैंने क्या किया पहले यहाँ पे एफ ऑफ एक्स गिवन था, मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दिया ना। अब मैंने इसे एक्स मान लिया, यानी ये अगर पूरा टर्म मेरा एक्स है, तो मैंने यहाँ पे इस एक्स की जगह मैं इस टर्म को लिख दिया, तो ये मेरा इस तरह से टर्म आया। अगेन बिकॉज वन एक और एफ था हमारे पास, तो इसको भी हटाना था। अगेन मैंने क्या किया, एम टाइम ऑफ एक्स प्लस एन था, तो एक्स का मैंने क्या किया, ये पूरे टर्म को लिख दिया, तो ये मेरा टर्म बन गया। तो यहाँ से मेरा फंक्शन हट चुका है। अब ये जो वैल्यू है किसके इक्वल है? हमें गिवन है 8x प्लस 7, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 8x प्लस 7 इंटू 8। ना आप यहाँ पे सिंपली से इवेल्यूएट कर सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि आप ये दो वैल्यूज हैं, ये दोनों देख रहे हो, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूँ, यहाँ से मुझे एम क्यूब मिल गया। एम क्यूब इज इक्वल टू वॉट? 8। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूँ तो क्या मिल जाएगा? एम क्यूब 8 के बराबर हो जाएगा। तो अगर एम क्यूब 8 के बराबर है, तो एम क्या हो जाएगा? एम 2 के बराबर हो जाएगा, राइट? कि 2 का क्यूब ही 8 होता है। एंड यहाँ से आपको एम मिल गया है, सॉर्टेड। नाउ यू कैन से कि यार ये फिर ये सारे टर्म जो है ये इसके बराबर होने चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पे एक्स नहीं है और यहाँ पे भी एक्स नहीं है, तो ये सारे टर्म क्या इसके बराबर है। अब मुझे एम की वैल्यू ऑलरेडी मिल गई है, एम की वैल्यू 2 आ गई है, तो अगर एम 2 आ गया तो यहाँ 2 पुट कर दो एम की जगह पे, तो आपको मिल जाएगा 4n प्लस 2n प्लस एन इज इक्वल टू 7 इंटू 8। इसे अगर आप फर्दर सॉल्व करो तो ये मिल जाएगा 7n इज इक्वल टू 7 इंटू 8। यहाँ से आपको n मिल गया, n इज इक्वल टू 8। अब जैसे ही n मिल गया, आपको m मिल गया, यहाँ पुट कर दो, दैट्स इट, डन। जैसे मैंने कहा था कि ये फंक्शंस के क्वेश्चन दिखने में थोड़े से टफ होते हैं, बट होते नहीं है एक्चुअली में। तो अगर आप चाहते हो कि फंक्शन अच्छे से आए, तो बेसिक आना चाहिए आपको। बेसिक अगर आपको नहीं आता है, तो अभी से जाके मास्टर क्लास देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, हमने जो सेशन लिया उसका, आप मास्टर क्लास देख लो, वहाँ समझ में आ जाएगा बेसिक्स। एंड बेसिक्स अगर आपको एक बार आ गया, तो फंक्शन के क्वेश्चन डूएबल होते हैं, मतलब 90% केस में तो डूएबल होते ही है। हियर इज द सेकंड क्वेश्चन, बट बिफोर आई स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन, उसके पहले क्विक अनाउंसमेंट है आपके लिए। जैसे मैंने कहा था कि हम लोग 69 प्रो लाने वाले हैं, सो क्यू ए 69 प्रो इज़ ऑलरेडी लाइव, वी आर 69 प्रो इज़ ऑलरेडी लाइव। तो अगर आप चाहते हो कि क्यू ए 69 प्रो प्रोग्राम में एनरोल करना, तो आप कर सकते हो। डिफरेंस क्या है क्यू ए 69 और क्यू ए 69 प्रो में? बहुत से बच्चों का डाउट था, बहुत से लोगों का क्वेश्चन था। तो इसका आंसर ये है, डिफरेंस बस इतना ही है, जो प्रो होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में है, वहाँ पे हर एक टॉपिक वाइज हमने जो मोस्ट लाइकली क्वेश्चन है वहाँ पे अरेंज किया है, उसका आपको वीडियो सॉल्यूशंस गिवन है विथ कॉन्सेप्ट, तो आप वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ सकते हो, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है।
आप यहाँ क्यूएस एक्सटेंड भी कंटिन्यू कर सकते हो। बट हाँ, अगर आप चाहते हो कि आप बिफोर एग्जामिनेशन पहले एक बार सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट्स पे गो थ्रू कर लो, तो आई वुड हाईली रिकमेंड टू यू गो फॉर क्यूएस एक्सटेंड प्रो, एनरोल करो एंड या जल्दी से जल्दी उसे कवर करो। 2 से 3 बार आप उसे प्रैक्टिस कर लो बिफोर योर एक्चुअल एग्जाम, सो दैट जब आप एग्जाम में जाओ आपको सिमिलर कॉन्सेप्ट, सिमिलर क्वेश्चंस दिखे तो आप डायरेक्टली इजीली सॉल्व कर पाओ। आई होप यू गॉट इट। तो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन में गिवन क्या है यहाँ पे, इफ m इज इक्वल टू 40 टू द पावर 50 टू द पावर 60 टू द पावर 70 एंड n इज इक्वल टू 9, देन व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन m इज डिवाइडेड बाय n। अब ये जो क्वेश्चन है ये है आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन, आप कह सकते हो रिमाइंडर। ये क्वेश्चन देखो दिखने में ये भी थोड़ा-सा डिफिकल्ट लगता है, बट ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में भी आ चुके हैं, कैट, जेट, एनमेट, स्नैप सब में आ चुके हैं ये क्वेश्चन्स। तो आप लोग को ऑलरेडी आता होगा सॉल्व करना कैसे करना है। कुछ लोग यहाँ पे बहुत सारे अलग-अलग फ़ॉर्मूलेज़ लगाएँगे, कुछ अलग बेस लगाएँगे, ट्रिक्स भी है बहुत सारे। बट मैं आपको मेरे लॉजिक से बताऊँ कि मैं कैसे इसको परस्यूट करूँगा, इवन दो आई हैव ज़ीरो नॉलेज ऑफ, ज़ीरो नहीं कह सकते, बहुत लिमिटेड नॉलेज है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है? तो सबसे पहले तो ध्यान देते हैं, रिमाइंडर पूछा गया है, रिमाइंडर किसे कहते हैं? तो यार ये तो आना चाहिए आपको कि मान लो अगर मैंने किसी चीज़ को डिवाइड किया, ऐसे मान के चलो 9 है यहाँ पे गिवन, तो मैं 9 से ही ले लेता हूँ। अगर मैंने 10 को डिवाइड कर दिया 9 से, तो यहाँ पे 9 जो है तो डिवाइड हो जाएगा, बट बचेगा क्या 1। ठीक है? ये 9 पार्ट तो डिवाइड हो जाएगा, बट ये 1 बच जाएगा। जो 1 बचेगा ना इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। इतना तो आना चाहिए, ये तो बेयर मिनिमम बेसिक है। अगर ये पता है तो बहुत बढ़िया। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में गिवन क्या है, m जो है उसको n से डिवाइड करना है, m को हमने n से डिवाइड कर दिया है और इसके बाद जो रिमाइंडर आएगा ये हमें बताना है। ठीक है? तो m जो है ये 40 टू द पावर 50 टू द पावर 60 टू द पावर 70, राइट? 70 का 7 अच्छे से नहीं बना है। ये हो गया 70। इसे हम मैंने किससे क्या किया 9 से डिवाइड किया। नाउ अगर मैं इसे ऐसे डिवाइड करने जाऊँ तो ये सॉल्व मेरे से नहीं होना, क्योंकि ये डिवाइड मैं नहीं कर पाऊँगी यार, पावर बहुत सारे हैं, पावर का पावर है, पावर का ही पावर है। तो कैसे करना है इसको सिंपली लॉजिक से समझो। सबसे पहले मैं इसे करूँगा क्या डिवाइड, इसको मैं लिख सकता हूँ 36 प्लस 4 अपॉन 9। 40 मतलब क्या होता है 36 प्लस 4, और उसका पावर जो भी है 50, 60 जो भी है वो आप एज़ इट इज़ रहने दो। इसे कुछ नहीं करना है अभी के लिए। नाउ ये जो पार्ट है, ये पार्ट हमेशा से डिवाइड होते ही रहेगा, बिकॉज़ 36 क्या है 9 का मल्टीपल है। और 36 9 का मतलब 9 का मल्टीपल है तो ये तो ऑब्वियस सी बात है डिवाइड होगा, जहाँ भी 36 रहेगा तो बचेगा क्या? यहाँ से एक ही चीज़ बचेगा ना 4/9, राइट? 4/9 और इसका जो पावर है 50 टू द पावर 60 टू द पावर 70 यही बचेगा। अब आपको 4 का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर मैं 4 को डिवाइड करूँगा लेट्स से, अगर यहाँ पे पावर 1 होता 4 का पावर अगर 1 होता, इस केस में रिमाइंडर क्या बचता 4 बचता। 4 का पावर अगर मैं 2 कर दूँ, 4 का पावर 2 मतलब ये 16 बन गया, 16 को अगर मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है रिमाइंडर क्या 7। 4 का पावर अगर मैं 3 कर दूँ, दैट इज़ 64, इसको अगर मैं 9 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 रिमाइंडर। ये 63 डिवाइड हो जाएगा 1 बचेगा। अगर मैं 4 का पावर 4 कर दूँ, अगेन बिकॉज़ मैं 4 का पावर 4 कर दूँ वापस से मेरा 4 आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख लो। ठीक है, मैंने कैसे किया सॉल्व मुझे कैसे समझ में आया क्या देखो यहाँ से रिमाइंडर 1 बच रहा है। अगर मैं एक और 4 मल्टीप्लाई करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है डिवाइड नहीं होने वाला, तो इसलिए यहाँ पे 4 बचेगा। मैंने ऐसे समझ लिया। तो ये चीज़ रिपीट होंगी, अब साइकिल वापस से रिपीट हो जाएगा, फिर से 4 आएगा, फिर से फिर 1। तो ये जो साइकिल है 3 के साइकिल में चल रहा है। ठीक है, 3 के साइकिल में चल रहा है। मतलब मुझे चेक करना है कि ये जो पावर है ना 50, 50 टू द पावर 60 टू द पावर 70, क्या ये पावर 3 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर क्या छोड़ रहा है मुझे ये देखना है। क्या रिमाइंडर 2 दे रहा है, क्या रिमाइंडर 3 दे रहा है, क्या 1 दे रहा है, ये मुझे चेक करना है। ना सिंपली देखो मैं चेक कर लूँगा, मुझे पता है 50 तो डिवाइड होने से रहा, बट 51 हो सकता है। 51 हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। कैसे करोगे 51? आप इस तरह से कर लो 51 और प्लस करके इस तरह से लिख लो, दैट इज़ सॉरी प्लस नहीं -1 होगा। -1 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो गया 60 और 70 इसका पावर। ना ये टर्म तो ऑब्वियस सी बात है हमेशा डिवाइड होगा और यहाँ पे पावर जो है 3 आएगा। ठीक है, ये 3 से ही डिवाइड होने वाला है। ये टर्म जो है ऑब्वियस सी बात है यहाँ से 1 आ जाएगा। बट मुझे रिमाइंडर पूछा है, मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये जब मैं सॉल्व करूँ 1, 1 का पावर अगर मैं बात बात करूँ, ये पावर कैसा है? हमारा इवन है। इवन से पावर क्या बन जाएगा? 1 मतलब -1 है तो 1 बन जाएगा, 1 टू द पावर 60 टू द पावर 70, और ये इसका पावर कुछ भी हो ये वैल्यू क्या रहेगा? हमेशा 1 ही रहेगा। 1 का पावर कुछ भी हो उसका वैल्यू 1 ही आता है।
तो मुझे यहाँ से समझ में आया कि यार ये जो वैल्यूज़ है, ये पूरी वैल्यूज़ है, इसका रिमाइंडर 1 मिल रहा है। इसका रिमाइंडर 1 मिल रहा है, अगर इसका रिमाइंडर 1 है, तो 4 का जो पावर है ये टर्म, इसका रिमाइंडर भी क्या होगा 1 और इसके नीचे क्या है 9 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ से मुझे वैल्यू क्या मिल गई 4 जो मिलेगा ये मेरा रिमाइंडर मिलेगा। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ 4। आई होप आपको समझ में आएगा, मैंने थोड़ा अलग तरीके से किया है, मैं ऐसे ही करता हूँ सॉल्व। मुझे मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट याद है, बट मैं लॉजिकली अगर इतना बेसिक याद है आपको, आता है, तो आप इज़िली सॉल्व कर पाओगे। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Now this is the third question. If average of n consecutive natural numbers starting with a is 29, then the average of n natural numbers starting with 2a plus 29 will be। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस जो है मैंने जैसे कहा कि कैट एग्जाम में या फिर जैट में क्वेश्चन ज़्यादा लॉजिकली पूछते हैं। जैसे हमने लास्ट 2 क्वेश्चन के लॉजिकली ज़्यादा थे वो भी। तो ये भी लॉजिकली क्वेश्चन है गिवन। लॉजिकली अगर आप इसे परस्यूट करोगे तो ईज़िली सॉल्व कर पाओगे और ये बिकॉज़ थीटा है तो मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा सॉल्व करे। इसे स्किप नहीं करना चाहिए। थीटा ना तो कुछ तो मार्क कर दे यार। गिवन क्या है? एवरेज जो है ए है, ठीक है? एन कॉन्सेक्यूटिव नंबर का एन नंबर है उनका एवरेज जो है, यहाँ पे मैं एवरेज लिख देता हूँ, वो ए है, ठीक है? एंड इज़ 29 इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू हमें 29 गिवन है। थोड़ा-सा क्वेश्चन पता नहीं फ्रेज़ कैसे किया है, बट हाँ, यही कहना चाह रहा है वो। अगर एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर जो है वो स्टार्ट हो रहा है 2a + 2 29 से, ठीक है? तो क्या होगा उसका एवरेज? देखो एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विथ 2a + 29 अगर मान लीजिए 2a + 29 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका एवरेज क्या हो सकता है? इसका एवरेज क्या होगा? हुँ, ओके। द एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर स्टार्टिंग 2a + 29 विल बी। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो ये n जो है, अगर मैं अज़्यूम कर लूँ कि n जो है उसका लिमिट 1 तक ही है, ठीक है? ये मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ असम्पशन। तो वैसे ही सॉल्व भी करना है आई गेस। एन अगर मैंने 1 मान लिया, एन अगर लिमिटेड टू 1 है, उस केस में एवरेज जो होगा ये 29 होना चाहिए। अब एन जो है आप बोलोगे 1 कैसे हो गया? अरे एन मतलब एक नंबर है मैं बोल रहा हूँ, एक नंबर है, ठीक है? एक ही एन, एन मतलब कितने नंबर है? एक ही नंबर है और ये एक नंबर क्या होना चाहिए फिर 29 ही होना चाहिए, राइट? अगर मान लो एन 2 है, अगर मान लो n जो है 2 नंबर है, तो इस केस में क्या होना चाहिए? तो मुझे यहाँ पे 2 नंबर ऐसे लेना चाहिए जिसका एवरेज क्या आना चाहिए 29 आना चाहिए। तो मैं 2 नंबर किस तरह से ले सकता हूँ? एक तो मैं ले सकता हूँ कह सकता हूँ कि यार एक 28 ले लो और एक 30 ले लो। दिस इज़ वन पॉसिबिलिटी या फिर मैं कह सकता हूँ कुछ और ले लो, सो दैट इसकी वैल्यू क्या है 29 आए, ठीक है? अब यहाँ तक तो समझ में आ गया, ये समझ में आ रहा है चलो ये तो हम बता सकते हैं कि ये ठीक है। n अगर 3 है, मान लो n जो है 3 नंबर है, यहाँ पे 3 अलग-अलग वैल्यूज़ होने चाहिए। अब ये तो ठीक चल रहा है। क्या यहाँ भी वो सैटिस्फाई कर रहा है वो? हमें ये चेक करना है। मतलब इन्होंने कहा है कि विल बी मतलब यहाँ पे इन्होंने छोड़ दिया एक क्वेश्चन मार्क करके छोड़ा है कि क्या ये दोनों सैटिस्फाई करेंगे? एवरेज मतलब सेम आना चाहिए इस केस में। एन ये है, ए है तो यहाँ 29 अगर मैं पुट करूँ डायरेक्टली एवरेज, तो इसकी वैल्यू जो है एवरेज आ जानी चाहिए। बट एन 2 है तो ओके इज़ स्टार्टिंग विथ 29 सॉरी माय बैड। ये 29 से स्टार्ट हो रहा है। मैं एक चीज़ मिस कर गया यहाँ पे, ये चेंज हो जाएगा। बिकॉज़ ये 29 से स्टार्ट कर रहा है, तो जब मैं यहाँ पे 29 लूँगा एक वैल्यू एंड दूसरा वैल्यू कुछ और अगर मैं ले लूँ, चेक कर लूँ, तो जो वैल्यू आ जाएँगे मेरा मान लो इसे मैं 30 ले लिया या 31 ले लिया, तो यहाँ एवरेज चेंज होके 30 हो जा रहा है और बिकॉज़ एवरेज हमेशा चेंज होते जा रहा है, तो ये जो वैल्यू है, मेरा ये जो वैल्यू है, ये भी चेंज हो जाएगा, राइट? बिकॉज़ यहाँ 30 है, तो ये वैल्यू चेंज होगा। पहले जब 29 अगर मैं यहाँ पुट करूँ, तो एक वैल्यू आएगा कुछ एक्स, वाई, ज़ेड मान के चलो। बट अगर मैं 30 पुट करूँगा तो यहाँ पे y आ जाएगा, 31 करूँगा तो z आ जाएगा। मतलब ये वैल्यू तो कंसिस्टेंट नहीं है और इवन दो क्वेश्चन ही गलत बनाया गया है, पता नहीं कैसे बनाया गया है। इसका आंसर हो जाना चाहिए 0 बिकॉज़ सीबीडी है। सिंपल सी बात है, आप सेम एवरेज नहीं ला सकते हो। इसका मतलब ये क्वेश्चन ही यही था शायद से कि आपका यहाँ 29 अगर आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या कंसिस्टेंट वैल्यू एक आना चाहिए? क्या एक आएगा? तो आंसर है नहीं, क्योंकि 29 जो है वो अगर मैं 1 मान लूँ तो 29 आ जाएगा और बिकॉज़ इसने कहा है कि स्टार्टिंग विथ ए इज़ 29 अब ये 29 जो ये नंबर के लिए लिया है या फिर ये कह रहा है ए के लिए लिया है, तो ये भी एक मतलब डाइसी सा कॉल है। बट जैसा मैंने समझा उसके अकॉर्डिंग तो आंसर 0 आना चाहिए बिकॉज़ एवरेज जो है वो सेम नहीं आ रहा है, इस केस में।
सो यू कैन इवन स्किप दिस क्वेश्चन। मैं कहूँगा अगर थीटा है तो 0 मार्क करो या कुछ मार्क करो जो समझ में आ रहा है। अगर आपके पास बेटर सॉल्यूशन है इसका क्या कहना चाह रहा है आप कमेंट करके बताओ एंड आई वुड हैप्पी टू नो क्योंकि मैं थोड़ा-सा इसमें फँस चुका हूँ। आप बता दो आंसर क्या है? आंसर तो मतलब 0 ही है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देख लेट मी चेक। हाँ, आंसर 0 ही है। सॉल्यूशन आप बताओ क्या है सॉल्यूशन? आपको कैसा आ रहा है? क्या आपने समझा यहाँ से? नाउ दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्लासिक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में। इसका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है, तो आप कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दो। क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही लोगे फिर। यहाँ देखो, जब भी ऐसा आपको नंबर्स रहे, आपको पूछा जाए सीरीज़ का सम पूछा या फिर एवरेज पूछे, जो भी पूछना हो, उन्हें पूछने दो। आपको अगर यहाँ एवरेज पूछा कभी सम पूछ सकता है, ठीक है? आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पे ध्यान देना है। ये जो वैल्यू है 1, 2, 3, 4 अब देखो इस कॉन्सेक्टिव नंबर्स है। यहाँ पे क्या है 2, 3, 4, 5 यहाँ पे 3, 4, 5, 6 मतलब देखो कॉन्सेक्टिव नंबर्स है। यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ, यहाँ से 2 से, यहाँ 3 से। ये तो बहुत ईज़ी सा मिल गया आपको। तो इसे सॉल्व कैसे करना है समझो। मैं इसे सिर्फ़ ब्रेक डाउन करूँगा, इसे समझाऊँगा, बाकी के लिए समझने की ज़रूरत भी नहीं है वैसे। इसे क्या करना है आपको अरेंज करना होता है एक तरीके से। इसे किस तरह से अरेंज करना होता है? सबसे पहले तो आप ये नंबर को एज़ इट इज़ लिख लो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 नाउ इसे मल्टीप्लाई कर दो इसके नेक्स्ट नंबर से। 4 जो है ना इसके जस्ट बाद जो नंबर आने वाला है कंसेक्युटिव उससे मल्टीप्लाई करो। 4 के बाद क्या आने वाला है 5 क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 1 का इससे मैंने 5 लिया है, ठीक है? अब इसे माइनस कर दो किससे? ये सेम नंबर वापस लिख दो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ठीक है? अब आपने ये लिख दिया। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है? नाउ सिंपली इसे मल्टीप्लाई करना है इसके आगे वाले एक नंबर से। इसके आगे 1 के आगे सब एक नंबर क्या आता है 0। दिस इज़ हाउ यू हैव टू सॉल्व। अब इसे सॉल्व करोगे ना तो आपको एक्स्ट्रा 5 मिल जाएगा मल्टीपल। तो बिकॉज़ एक्स्ट्रा 5 मिल रहा है मल्टीपल तो आप क्या करोगे 1/5 से इसे डिवाइड भी कर दोगे। समझ में आया? सेम वे में आप इसे भी अरेंज करो। आप देखना 1/5 ही एक्स्ट्रा मिलेगा हर केस में। इसे भी जब आप अरेंज करोगे तो 1/5 एक्स्ट्रा मिलेगा। आई होप यू गॉट इट कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या हो रहा है? कैसे करना है? 1 आगे चले जाओ, माइनस कर दो, फिर 1 पीछे चले जाओ। ठीक है? मल्टीप्लाई करना है, समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से आप सारे को जब अरेंज कर दोगे, तो अगर मैं इसे सबको अरेंज करूँगा तो क्या होगा यहाँ पे? इस केस में ऐसा बन जाएगा कि आपका जो ये टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, इसके वाला जो सेकंड टर्म होगा इसका, चलो इसे मैं लिख देता हूँ एक समझने के लिए। तो 1/5 अगर कॉमन आ चुका है, तो 1/5 मैं मान के चलता हूँ सबके कॉमन आ गए, तो सब बाहर कर दिया मैंने। ठीक है? तो अब यहाँ जो टर्म मिलेगा इस तरह से मिल जाएगा, ये जो टर्म है इस तरह से दैट इज़ 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ठीक है? और ऐसे सो ऑन चलते जाएगा। ये जो टर्म है ये इससे कैंसल हो जाएगा। ठीक है? ये जो प्लस में था यहाँ ये माइनस में से कैंसल। सिमिलरली ये जो है पीछे में किसी के साथ कैंसल हो जाएगा। ऐसे कैंसल-कैंसल का सिलसिला चलता रहेगा और आखिर में क्या होगा? ये टर्म जो मिलेगा ये इस तरह से आ जाएगा कुछ आपका 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14 इंटू 15 माइनस आपका यहाँ पे टर्म आएगा दैट इज़ 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14 ये टर्म भी कहीं पे कैंसल हो जाएगा, बचेगा क्या? बचेगा आपके पास ये एक टर्म, ठीक है? ये एक टर्म बचेगा और आपके पास ये एक टर्म बचेगा। जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे इस तरह से मिल जाएगा आपको। ये मिल गया कि आपको सम मिल गया ये, ठीक है? ये सम आपको मिल जाएगा यहाँ से दैट इज़ 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14 इंटू 15 माइनस ये जो टर्म है माइनस में बट बिकॉज़ ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे 0 आ जाएगा तो हमने 0 लिख दिया। इसको नहीं भी लिखोगे तभी भी चलेगा तो इसे इग्नोर कर दो सिंपली अभी के लिए क्योंकि 0 आ गया वो। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगा, सम मिल जाएगा बट मुझे क्या पूछा है एवरेज। एवरेज कैसे निकालना है? एवरेज वही होता है यार कितने एंटिटीज़ है चेक कर लो यहाँ पे एक एंटिटी है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा मतलब ऐसे सो ऑन यहाँ तक एंड तक। कितने होंगे टोटल अगर मैं काउंट करूँ तो देखो यहाँ स्टार्ट 1 से हो रहा है, ये 1 हो रहा है, ये 2 हो रहा है, अप टू 11 जा रहा है मतलब टोटल कितने टर्म्स है 11 तो अगर मैं आपको एवरेज निकालना हो इसका तो आप सिंपली 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14 ये 5 से यहाँ काट दो 5 3 ज़ा ठीक है? तो यहाँ 3 आ जाएगा। इसे डिवाइड कर दो आप 11 से, यू गॉट इट। इसका आगे सॉल्व कर लोगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो एक आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन है यहाँ पे, जो आपको सॉल्व करके अभी आंसर करना है कमेंट में, ठीक है? अगर आप ये देख रहे हो सॉल्यूशन तो अच्छी बात है, नहीं देख रहे हो तो आप ये क्वेश्चन मिस कर गए। 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5
प्लस सो ऑन प्लस 12 इंटू 13। इसका आपको आंसर करना है कमेंट में, कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या है। मुझे सम बताओ सिर्फ से, ठीक है, एवरेज नहीं बताना, मुझे सम चाहिए सिर्फ। एवरेज तो फिर आप निकाल ही लोगे, चलो एक काम करो एवरेज भी बता दो। सम और एवरेज दोनों बताओ इसका कमेंट करके। एंड कॉन्सेप्ट सेम है, यही लॉजिक से करना है सॉल्व। तो अगर आपको लॉजिक समझ में आया तो आप इसे भी सॉल्व कर लोगे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ दिस क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, इफ 5 टू द पावर 23 1 2 3 4 टाइम्स into 2 to the power 23 2 times the 1 2 is equal to 10 to the power x plus 2, then find the value of x। देखने में लगेगा कि यार क्या करना है इसमें, मल्टीप्लाई कर लूँ क्या, सॉल्व कर लूँ क्या? नहीं, थोड़ा लॉजिक से करूँगा तो ईजी है। मतलब ये तो ईजी क्वेश्चन, ये तो सबसे होना चाहिए। ये अगर कोई नॉन मैथ्स वाले भी अगर है, थोड़ा दिमाग लगाता है तो ये हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कैसे करना है, देखो ये 1 2 3 4 5 टर्म, मतलब ये 5 बार है 5 टू द पावर 23, तो मैं इसे इस तरह से लिख दूँ, 5 टाइम्स ऑफ 5 टू द पावर 23 प्लस ये 2 बार है तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ 2 टू द पावर 23 इज इक्वल टू 10। 10 को मैं लिख दूँ इस तरह से 5 इंटू 2। अब देखो अब कितना ईजी हो गया, अब तो कोई भी कर सकता है सॉल्व, आप कहोगे। ये 5 का पावर 1 है, इसका पावर 23 है। याद रखना कभी भी ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन, अगर ऐसा है तो आपको क्या होता है, पावर का एडिशन होता है, एम प्लस एन। लॉज ऑफ इंडाइसिस अगर आपने पढ़ा है तो। अगर मान लो इसी वे में ए टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एन है, तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस हो जाता है, एम माइनस एन, ठीक है। तो यही सेम यहाँ पे लॉ अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 24 प्लस ये 2 जब है बन जाएगा 2 टू द पावर 24। अब देखो मैं प्लस की लगा रहा हूँ, तो ऐसी गलती मत करना प्लस लगा के, जैसा मैंने किया है। मल्टीप्लाई है बेटा, सुमित बेटा मल्टीप्लाई था वो, ठीक है। तो आप इसको एक ब्रैकेट में डाल दो, इसको एक ब्रैकेट में डाल दो, गॉट इट। तो ये मल्टीप्लाई था। अब बिकॉज ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ देखो, यहाँ भी इसे अगर मैं ब्रेक कर लूँ, इसको अगर मैं ब्रेक करूँ तो ये भी एक लॉज है, ये भी याद रख लो। ए बी टू द पावर एम, अगर ऐसे गिवन है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम। या फिर इस तरह से गिवन तो आप इस तरह से इसे लिख सकते हो, तो जैसा भी आपका मन हो उस तरह से आप लिख लो। तो अगर मैं इस तरह से यहाँ पे इसके टर्म में अरेंज कर लेता हूँ ना सीधा सीधा, ये क्यों इतना मेहनत करना है, तो ये 10 को एज इट इज रहने दो, इसे नहीं छेड़ते। इसे आप इस तरह से कर लो, 5 इंटू 2 टू द पावर 24 इज इक्वल टू 10 टू द पावर एक्स प्लस 2। नाउ 24 ये 10 बन जाए, आपको पता है, तो ये इक्वेट कर दो, पावर को पावर का इक्वेट कर दो, पावर पावर इक्वेट हो जाएगा तो आपको बन जाएगा एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 24। एक्स यहाँ से निकाल दो, 22 आ जाएगा, दैट्स इट, खत्म। बस यही तो पूछा था, बताओ कितना इजी क्वेश्चन था। सो आई होप यू गॉट इट। एंड अच्छे क्वेश्चंस अमेजिंग थे वैसे तो, इजी भी थे, कुछ न्यू भी कॉन्सेप्ट में पढ़ा है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे सिमिलर कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे पढ़ने हो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से, तो आप 69 प्रो देख लो, एनरोल कर सकते हो अगर आपको मन हो तो, इच्छा हो तो, लगता है कि हाँ यहाँ सही आ रहा तो वहाँ भी हम पढ़ सकते हो और बेटर नॉलेज हमें गेन करना है, यू कैन गो फॉर 69 प्रो। बाकी हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट ड्रॉप में, वहाँ भी कुछ अमेजिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, टेक केयर, जय सिया राम।